हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 4 दिसंबर है और 3 दिसंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कल की न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आई थी, तो हम कल की न्यूज़ पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी, क्योंकि 3 दिसंबर 1984 के अंदर सेम डिजास्टर आई थी, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा गंगा से रिलेटेड, गंगा डॉल्फिन जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उससे रिलेटेड टॉपिक भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है कि देखो, न्यूज़ के साथ में यूपीएससी से रिलेटेड जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट हो उसको हमें पढ़ना है साथ के साथ में, और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो सबके लिए। इन 2022 66% ऑफ मलेरिया केसेज इन साउथ ईस्ट एशिया वर्क फ्रॉम इंडिया। चलो, इस तरह मैं आपको सिर्फ न्यूज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस ओर जाना है। सेंटर अप्रूव फॉर फेस रोल आउट ऑफ GIAN स्कीम, ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। BCG रिवैक्सीनेशन स्टडी इन एडल्ट टू बिगिन इन 23 स्टेट्स। ये अलग अलग न्यूज़ है। और इंडिया विल बी द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। तो ये सारी न्यूज़, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। देखो, टी प्रोडक्शन रोज टू बाई मोर देन 12% इन अक्टूबर। अब आप सोचिए कितनी इंफॉर्मेशन, ऐसी काम की न्यूज़ आई है जिनको हमको पढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बेटलिंग वाटर वोज इन लैंड ऑफ ट्रेजेडी, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो ये इन्फॉर्मेशन आई है, मैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो उस आर्टिकल में लिखा है, उसके अलावा जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में काम की है, वो सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। तो डेट क्या है? 3 दिसंबर 1984 को एक घटना हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि देखो, वहाँ पर क्या था कि 2 दिसंबर रात की बात है और 3 दिसंबर हो गया था उस दिन। उस टाइम पे एक जो फैक्ट्री है भोपाल के अंदर, उसके अंदर मतलब जो वहाँ पे क्या है कि वो चल रही थी फैक्ट्री लॉस के अंदर। तो उन्होंने उनके प्रॉपर मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया। तो वहाँ पर एक गैस भरी हुई थी, मिथाइलोसाइनाइड गैस। क्या नाम है? मिथाइलोसाइनाइड गैस। तो ये जो मिथाइलोसाइनाइड गैस है, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, जहरीली गैस होती है। तो वो गैस कहाँ थी? उस टैंक के अंदर भरी हुई थी। और जब उस टैंक के अंदर वो गैस भरी हुई थी, तो धीरे धीरे जैसे ही वो समय निकला, उसके बाद क्या होगा, ये एक तरह से वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था वहाँ पर। क्योंकि वो जो टैंक था उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेडी नहीं था वहाँ पर, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रॉपर पैसा खर्च नहीं किया, जो टैंक बने हुए थे उनको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, इस तरह का इशू वहाँ पर चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स थे, और वर्कर्स उस टाइम पे जैसे 5000 वर्कर्स और बहुत सारे, मतलब लाखों की संख्या में जो गांव वाले वहाँ पर पॉपुलेशन थी, वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। तो इस तरह वहाँ से गैस लीक हो गई, वहाँ से लोगों को रात को ऐसा लगा कि उनकी आंखें जल रही है, और धीरे धीरे उनकी डेथ भी हो गई बहुत सारे लोगों की। तो ये वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बोला जाता है इसको। एट द यूनियन, जो मतलब कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। वो कंपनी चल रही थी लॉस में, मैंने ये चीज़ तो आपको समझा दी थी। तो उन्होंने उन पर ना तो सेफ्टी स्टैंडर्ड पर ध्यान रखा, और ना ही जो स्टोरेज होता है उन पर प्रॉपर्ली उस पर मेंटेन के लिए ध्यान में रखा है। अब कारण सुन लो, ये स्टिल डिस्प्यूटेड, अभी भी लोगों को नहीं पता है कि वहाँ एक्चुअली, अभी तक एक्सपर्ट भी नहीं बता पाए कि एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पे। तो ये स्टिल डिस्प्यूटेड मैटर है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि द प्लांट वॉज स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ MIC, जो मिथाइलोसाइनाइड है, इन प्रॉपर्ली मेंटेन, मतलब इन पुअरली मेंटेन टैंक्स, यानी पुअरली मेंटेन टैंक्स के अंदर वो थे। उसके अलावा रिड्यूस स्टाफ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ड्यू टू फाइनेंशियल लॉस, और उसके कारण क्या हो गया कि एक रिड्यूस स्टाफ और सेफ्टी स्टैंडर्ड है। अगर फाइनेंशियल लॉस कुछ भी हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड और मतलब जो स्टाफ है वो बहुत कम हो जाएगा। प्लांट इन ए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और प्लांट कौन सा है? जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर था। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी ऑलरेडी। इट वाज अमंग द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आफ्टर 1999। 1919 के बाद जो मेजर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होता है उसके अंदर इसका कवर किया गया, क्योंकि एक्चुअल में ये था। अब आप बोल रहे हो कि मैंने इतनी सारी चीज़ें समझा दी, क्यों समझाई, ऐसा क्यों हुआ? तो उससे रिलेटेड कुछ एक्ट है, इसलिए आपको ध्यान में रखने। और 3 दिसंबर 1984 की ये घटना है, और मेन एक ही चीज़ थी, मिथाइलोसाइनाइड गैस, इसलिए ये टॉपिक काम का था कि भाई आपको गैस की इन्फॉर्मेशन जानकारी होनी चाहिए। अब उससे रिलेटेड लोग कौन कौन से पास हो गए, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन मेंस में आता है तो उससे रिलेटेड ही काम में आ सकती है। अब कैसे, मैं बताता हूँ। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है कि कुछ ट्रेजेडी के बारे में आ जाता है, तो हमको लिखना पड़ेगा कि हमको एग्जांपल दे सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की। तो 3 दिसंबर 1984 की घटना थी, मिथाइलो गैस साइनाइड निकली थी, और पुअरली मेंटेन्ड, मतलब जो क्या बोलते हैं, टैंक्स थे। और उस टाइम पे क्या होगा कि क्या आदमी को वर्कर पर ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए, या सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए? इस तरह के अगर कोई भी आर्टिकल आता है, इस तरह का कोई भी मतलब क्वेश्चन आता है यूपीएससी मेंस के अंदर, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को केवल प्रॉफिट पर ध्यान देना चाहिए या उनको सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी ध्यान देना चाहिए, तो यू कैन गिव दिस एग्जांपल। आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में इस तरह लोगों की जान की हानि हुई है। ये सारी चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो। लोग कौन से पास हुए? भोपाल गैस लीक डिजास्टर, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985 गेव सेंट्रल गवर्नमेंट द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रेजेंट एंड एक्ट इन प्लेस ऑफ एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द क्लेम्स। अब समझो इस बात को। एक तो भोपाल गैस लीक डिजास्टर हुआ, और एक 1985 उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ एवरी पर्सन कनेक्टेड विद द क्लेम्स, यानी जो क्लेम से रिलेटेड कोई भी पर्सन अगर कनेक्टेड है तो उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप उस व्यक्ति को क्लेम दिलाने का काम करवा सकते हो। उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वो ऑथोराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप रिलेवेंट मेजर्स लो एंड रेगुलेट करो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, यानी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को रेगुलेट करना है और रिलेवेंट मेजर्स को भी रेगुलेट करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
एनवायरमेंट रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको मैनेज करने का काम है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो अभी हम पढ़ते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कैसे आया। तो ये उसका एक रीजन ये भी है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब आपको याद हो सकता है जब अगर यूपीएससी में आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे 1972, जब आप ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो उस टाइम पे क्यों आया था? क्योंकि जब 1971 के अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको पता हो कि 1971 में वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के तहत 1972 के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था। वैसे ही आप याद रख सकते हो कि जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर, मतलब ट्रेजेडी के थ्रू आया था 1984 के अंदर जो इवेंट हुआ था। तो ये एक तरह से याद करने का एक जरिया बन जाएगा आपके लिए। चलो, पब्लिक लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1991, एक बार यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों, मतलब उसका कौन सा ईयर है, तो आपको अभी याद हो जाएगा कि हाँ भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में हुई थी, तो 1986 इसका आंसर है। उसके बाद पब्लिक लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट भी पास किया गया 1991, वो कहता है कि इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा विक्टिम्स को। इस तरह आने वाली भविष्य में अगर ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो उसके लिए सारे प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दिए गए, बाकी पहले ऐसे कोई प्रिकॉशंस थे नहीं। सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, उसका है कि स्पीडी कंपनसेशन दिया जाए किनको, जो भी विक्टिम हो न्यूक्लियर वेपन से, अगर कोई भी विक्टिम पीड़ित हुआ है, अगर ऐसा कोई भी विक्टिम है तो उसको क्या करना है, स्पीडी कंपनसेशन देना है। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। तो हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी को अच्छे से समझा है। ये सिर्फ मेंस में एग्जांपल देने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, यू कैन गिव दिस एग्जांपल। चलो, व्हाट इज द वाइट लंग सिंड्रोम, ए मिस्टीरियस निमोनिया आउटब्रेक सिमिलर टू चाइना। अब आप एक सोचिए, अभी क्या हो रहा है कि चाइना में केसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए निमोनिया के। वहाँ कुछ जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ पर बहुत केसेज चल रहे हैं। उसके बाद वो अमेरिका, बहुत सारी जगह पर वो केस चल रहे हैं, डेनमार्क, यूएस, नीदरलैंड, इस तरह सब जगह ये केस स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग तो चाइना से हुई। चाइना से डब्ल्यूएचओ ने बहुत बार डेटा मांग लिया है, पर डब्ल्यूएचओ डेटा देने के लिए भी तैयार नहीं है। इस तरह चाइना ने अपनी सारी हदें पार कर रखी है। तो अभी हमको क्या समझना है, वाइट लंग सिंड्रोम होता क्या है। तो ए न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज कॉजिंग कंसर्न इन वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, डेनमार्क, यूएस एंड नीदरलैंड। ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करता है, तो चाइल्ड को। स्पेशली 3 से 8 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको अफेक्ट करने का काम किसका होता है, अपने मतलब वाइट लंग सिंड्रोम का। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को इफेक्ट करता है। वाइट लंग सिंड्रोम एनकम्पास वेरियस कंडीशन, उनके अंदर वेरियस कंडीशंस होती है, उसको समझ लो। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोला जाता है उसके अंदर, मतलब उसमें अलग अलग टाइप्स, वाइट लंग सिंड्रोम के अंदर भी अलग अलग टाइप्स की बीमारी हो सकती है। जैसे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS हो सकता है। उसको कैसे, अगर किसी के लंग एयर सेक्स, यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं एयर सेक्स, उसके अंदर अगर लिक्विड भर जाता है तो हमको कौन सी बीमारी हो जाएगी, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और इसको भी वाइट लंग सिंड्रोम ही बोला जाएगा। उसके बाद प्लूमोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियसिस, तो ये इसके अंदर क्या होता है कि जो एयर लंग्स होते हैं, जो एयर सेक्स होते हैं उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। ब्रीथ इशू, कप इशू, चेस्ट पेन, एक तो ब्रीथ का इशू हो जाता है, एक चेस्ट का इशू हो जाता है, एक कप का इशू हो जाता है। एक सिलिकोसिस, रेस्पिरेटरी एलिमेंट फाउंड इनहेलिंग सिलिका डस्ट फ्रॉम सैंड एंड स्टोन। अब इस चीज़ को समझो। सिलिकोलोसिस का मतलब क्या होता है कि जो सिलिकोलोसिस होता है उसके अंदर से क्या होता है, रेस्पिरेटरी एलिमेंट पाया जाता है किसके अंदर, जैसे कि हमारे बॉडी है उसके अंदर अगर आप सैंड स्टोन आपके पास में है या किसी भी तरह की मिट्टी उड़ रही है तो उसके कारण क्या होता है कि एक सिलिका डस्ट उत्पन्न होती है, और उस डस्ट के कारण हमारे को ब्रीथिंग इशू हो जाता है, तो उसको बोला जाता है सिलिकोसिस। तो इस तरह इसको आपको याद रखना है कि वाइट लंग सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सी वेरियस कंडीशंस हो सकती है। तो आपको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम किससे रिलेटेड है। नीचे वाइट लंग सिंड्रोम आ गया, इस तरह अलग अलग चीज़ें आ गई, तो आपको क्या आंसर लिखना है, वाइट लंग सिंड्रोम। और ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं कि आए हुए हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे लिए सारी चीज़ें मेमोराइज करना कितना जरूरी है। और मैंने इसलिए इनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि बस इसमें से आपको ये समझ में आ जाए। और जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हेल्थ वाले, उसके अंदर ज़्यादा कुछ लफड़ा होता ही नहीं है, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्लूमोनरी एल्वियोलर माइक्रोलिथियसिस ये किससे रिलेटेड है, तो वाइट लंग सिंड्रोम से। क्वेश्चन बस न्यूज़ से ही आते हैं। चलो, तो आपको ध्यान में रखना है सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो ब्रीथ इशू वाइट लंग सिंड्रोम की ब्रीथिंग इशू हो जाता है, कप इशू हो जाता है, चेस्ट के अंदर पेन हो जाता है, फीवर हो जाता है, फटीग हो जाता है, इस तरह बहुत सारे इशू हो जाते हैं। ठीक है, तो फीवर, फटीग, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी कि भाई चेस्ट पेन हो गया, ये सब चीज़ें देख ली है। कोजे जो वाइट लंग सिंड्रोम के कारण क्या हो सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियल वायरल, कि जैसे क्या होता है कि देखो प्रॉपर चीज़ तो प्रॉपर रीजन तो अभी तक भी नहीं पता है, लेकिन एक्सपर्ट का सजेशन ये है कि जो एक तो बैक्टीरिया हो सकता है, एक कोई वायरल डिसीज चल रही होती है, और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन सब के कॉम्बिनेशन से वाइट लंग सिंड्रोम हो जाता है। ये सिर्फ एक्सपर्ट का सजेशन है, लेकिन अभी तक कोई स्टडी प्रूफ नहीं हुई है। अब ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, एंटीवायरल्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ कर सकते हैं, वेंटिलेशन किट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो ब्रीथिंग इशू आ जाता है, फीवर आ रहा है, तो अगर ब्रीथिंग इशू है आप सोचिए, तो ब्रीथिंग इशू के केस में क्या हो सकता है, वेंटिलेशन का यूज़ किया जा सकता है, ऑक्सीजन पंप्स का यूज़ किया जा सकता है। तो ये जैसे कफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो इन सब केस में क्या हम कर सकते हैं, वेंटिलेशन या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक का यूज़ करके भी वाइट लंग सिंड्रोम को दूर किया जा सकता है। और थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हो जाती है चीज़ें। चलो, ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल और ईजी तरीके से हम टॉपिक को पढ़ते जा रहे हैं, आगे हम और टॉपिक देखते जाएंगे। और अगर इसमें वाइट लंग सिंड्रोम में इसकी हिस्ट्री देखने का कोई सार नहीं है, क्योंकि इसकी एक्चुअल में इससे रिलेटेड अभी तक स्टडी ही प्रूव नहीं हुई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, इन 2022 के अंदर 66% ऑफ मलेरिया केसेज इन साउथ ईस्ट एशिया वर फ्रॉम इंडिया।
अब इस चीज़ को समझो कि मलेरिया जो अभी बहुत ज़्यादा बीमारी एक्चुअल में प्रचलन में रहती है मच्छर के काटने से, तो अभी हमको उसको समझना है। तो अभी ये समझो कि इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिसीज, यानी क्या होता है, मच्छर काट लेता है और वो उसके हमारे जो रक्त प्रवाह यानी जो ब्लड होता है उसके अंदर जो उसका वायरस होता है चला जाता है। तो कोज्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स होता है उसके कारण जो ब्लड में जब वो चला जाता है तो उसके कारण ये इस हमारी लाइफ पर भी रिस्क आ जाती है। एरिया जो कहाँ, तो देखो सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर भी बहुत पाया जाता है मलेरिया के केसेज। जो पैरासाइट स्प्रेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफोलिस मॉस्किटो। अब इस चीज़ को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने कहा कि भाई क्या होगा, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर क्या पैरासाइट चला जाएगा, कौन सा पैरासाइट, प्लाज्मोडियम पैरासाइट अगर चला जाता है तो उसके कारण क्या डिसीज होगी, मलेरिया। लेकिन क्या ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट कहाँ से उत्पन्न होता है, तो ये एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोपोलिस, उसका नाम होता है एनोपोलिस मॉस्किटो होता है, जो फीमेल होती है, फीमेल मच्छर, उसके बाइट के कारण जो ये पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट वो स्प्रेड होता है। When an infected mosquito, जब यानी एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन, द पैरासाइट्स इज रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, उसको क्या होता है, ब्लड के अंदर पैरासाइट्स को रिलीज कर दिया जाता है और देन इनटू लीवर, उसके बाद वो लीवर के अंदर चला जाता है, किडनी के अंदर चला जाता है। अब इसके सिम्टम्स समझ लो, स्वीटिंग यानी पसीना हो जाता है, हेडेक हो जाता है, न्यूजिया यानी जो नाक से खून निकल जाता है, और वोमिटिंग यानी वोमिट हो जाती है, और पेन हो जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये चीज़ें समझने जाने हैं कि किसके किसके सिम्टम्स। आज जैसे वाइट लंग सिंड्रोम पढ़ लिया तो उसके अंदर होता है कि फीवर हो जाता है, कफ हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है, ठीक है, ब्रीथिंग इश्यू हो जाता है। उसी तरह इसके अंदर मलेरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पसीना हो जाता है, हेडेक होने लग जाता है, न्यूशिया यानी नाक मतलब नाक में जलन, नाक में दर्द, नाक से खून, वोमिटिंग आना, उसके अलावा पेन होना बॉडी में, तो वो है मलेरिया के सिम्टम्स। अब इसके अंदर टाइप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। हमने ये तो समझ लिया कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। तो अब ये जो पैरासाइट्स होता है, जो इस पैरासाइट से जिससे मलेरिया होता है, उस पैरासाइट्स के कितने टाइप्स है, तो एक तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, याद रखना है आपको, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया और पी फोल्सीफोरम यानी प्लाज्मोडियम फोल्सीफोरम। तो ये 4 टाइप के जो वायरस होते हैं, मतलब पैरासाइट, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसके अंदर भी 4 टाइप्स है, तो प्लाज्मोडियम विवेक्स, पी ओवल, पी मलेरिया और पी फोल्सीफेरम। तो इस तरह के 4 टाइप्स याद रखने हैं आपको। अगर इनका जैसे तीनों का नाम आ गया, वाइवेक्स, पी ओवेल, पी मलेरिया, और अपने मलेरिया की जगह पी फोल्सीफेरम आ गया, और ये तीनों किससे रिलेटेड है, तो हमको आंसर लिखना है मलेरिया से रिलेटेड। इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत आए हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। या फिर मलेरिया निम्न टाइप्स के पैरासाइट से होता है, और 3 का नाम आ जाए या 4 का नाम आ जाए, अब बताना है इनमें से कितने सही है, तो कोई 1, कोई 2, कोई 3 या कोई 4। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान में रखना है। इंडिया की सिनेरियो क्या है, तो टोटल वर्ल्ड के अंदर जो ग्लोबल डेथ होती है मलेरिया से, उसका 2% किससे होती है, केवल मतलब उसमें केवल 2% डेथ मलेरिया से होती है। बीयर्स 85% ऑफ मलेरिया केसेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी जो साउथ ईस्ट एशिया होता है उसके अंदर जो मलेरिया केस का जो आउटब्रस्ट होता है, उस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मलेरिया के 85% केसेस कहाँ से आते हैं, इंडिया से आते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा एरिया क्या है, मतलब जो ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उस कॉन्टिनेंट के अंदर है, और हमारे यहाँ मच्छर होना, हमारे यहाँ थोड़ा सा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके कारण क्या होता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, और ये अपने आप में इशू है। अब इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या क्या लिए उससे रिलेटेड, तो याद रखना है आपको इनिशिएटिव के नाम, नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, यानी मलेरिया के एलिमिनेशन के लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान को इशू किया गया है 2017 से 2022 के बीच में। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, और जो नेशनल फ्रेमवर्क होता है फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ये 2 इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखने हैं। दोनों ही मलेरिया एलिमिनेशन से है, एक तो नेशनल फ्रेमवर्क है, एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है। तो ये टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। एक ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी नाम की बीमारी है, सबने सुनी होगी, जो टीबी होती है ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, उसके अंदर एक वैक्सीन का यूज किया जाता है, बीसीजी वैक्सीन। तो अभी हमको इससे रिलेटेड पढ़ना है कि बीसीजी रीवैक्सीनेशन स्टडी इन एडल्ट टू बिगिन इन 23 स्टेट्स। तो 23 स्टेट्स के अंदर बीसीजी रीवैक्सीनेशन स्टडी जो एडल्ट के अंदर है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि बीसीजी क्या होता है। तो बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलियस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में भी आ सकता है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीजी का बेसिलस मतलब केलमेटे यूरियन, याद रखना, बेसिलस केलमेटे यूरियन वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन होती है। डेवलप्ड बाय केलमेटे एंड यूरियन एंड वाज फर्स्ट एडमिनिस्टर्ड टू ह्यूमन बींग्स इन 1921। तो इसको डेवलप किया जाता है, मतलब जो ये केलमेटे एंड यूरियन नाम की एक कंपनी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और वाज फर्स्ट एडमिनिस्टर्ड टू ह्यूमन बींग्स इन 1921। पहली बार टीबी के केस इसकी जो पहली बार इस वैक्सीन को कब यूज किया गया था, 1921, याद रखना है 1921 में इसको यूज किया गया था। ये मोस्ट वाइडली एडमिनिस्ट्रेड वैक्सीन है, ये सबसे ज़्यादा यूज की गई वैक्सीन इसको बोला जाता है। पार्ट ऑफ ए रूटीन न्यूबॉर्न इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, और ये जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का एक पार्ट होता है बीसीजी वैक्सीन। उसका रीजन क्या है कि उनमें बाद में टीबी की प्रॉब्लम आए ही नहीं। ऐसा ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नॉन ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, यानी अगर कोई नॉन ट्यूबरकुलोसिस नॉन टीबी इन्फेक्शन भी हो जाता है, जिसमें जैसे लेप्रोजी है और बुरुली मतलब अल्सर हो गया, जो बुरुली अल्सर नाम में सुना होगा, अल्सर हो जाता है या लेप्रोजी हो जाता है, उस केस में भी बीसीजी वैक्सीन का यूज किया जा सकता है, और टीबी के केस में तो यूज किया ही जा रहा है। ओपन गिव्स टू इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन, यानी ये छोटे बच्चों और इन्फेंट को ही दी जाती है मोस्टली,
और अभी तक ऐसे केसेज बहुत ही ज़्यादा सुने हैं, रेयरली गिवन टू एनीवन ओवर द एज ऑफ 16, यानी अगर 16 साल से कोई बड़ा आदमी है तो उसको तो बहुत ही कम चांस है, रेयरली दिया जाता है। तो इसलिए तो ऐसा रिवैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो बड़े आदमियों के लिए हो, जो मोर देन 16 के लिए हो, एडल्ट्स के लिए हो। देखो आप न्यूज़ भी यही लिखी हुई है कि BCG रिवैक्सीनेशन स्टडी इन एडल्ट टू बिगिन इन 23 स्टेट्स, यानी एडल्ट्स के अंदर स्टार्ट की जाएगी। तो ये चीज़ हमने देखी है अभी जस्ट। चलो आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब ट्यूबरकुलोसिस को देख लो, टीबी क्या होता है, क्योंकि BCG वैक्सीन तो समझ ली है, तो अब टीबी क्या होता है तो इसको देख लेते हैं। इसको कोज किया जाता है भाई बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नाम याद रखना, बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑफन अफेक्ट द लंग्स, जो कि हमेशा क्या होता है लंग्स को अफेक्ट करता है और उसके कारण टीबी की बीमारी होती है। ये क्यूरेबल होता है, मतलब ये बीमारी ऐसी होती है जिसको क्योर किया जा सकता है, और प्रिवेंटेबल डिसीज है। 2 काइंड्स, क्योंकि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है ऑलरेडी और आप इस पर थोड़ा प्रिकॉशन रखिए भी मतलब वर्किंग कर सकते हो। अब इसके अंदर 2 काइंड्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है लेटेंट टीबी, एक होता है एक्टिव टीबी। लेटेंट यानी जो एक मतलब जिसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, जो बैक्टीरिया रिमेन्स बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरिया है इनएक्टिव स्टेट के अंदर है, उसके सिम्टम्स नहीं देख रहे हैं, और नॉट कंटीजियस, यानी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी नहीं फैल रहा है, बट कैन बिकम एक्टिव, एक्टिव हो सकता है, इसके चांसेस बहुत कम है। और वर्ल्ड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है, आप सोचिए वर्ल्ड के अंदर जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/4 कौन सा है, लेटेंट टीबी। याद रखना है कि टोटल पॉपुलेशन का 1/4 कौन सा है, लेटेंट टीबी। याद रखना है इन जो मतलब कि एक तरह से इनएक्टिव है वो है, क्योंकि सभी मतलब मोस्टली लोगों के अंदर मतलब 25% पॉपुलेशन के अंदर आप सोचिए कि लेटेंट टीबी पाया ही जाता है। वो बाद में जैसे जैसे समय निकलता जाता है वो टीबी की बीमारी बढ़ती जाती है और फिर वो एक्टिव टीबी बन जाता है। तो द बैक्टीरिया डू कोज सिम्टम्स, उसमें सिम्टम्स होते हैं और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट भी हो सकता है। अब इसके अंदर 5 से 15% लाइफ रिस्क होती है केवल, मतलब इतनी कम कि सिर्फ 4-5% चांस है और 15% चांस है, सिर्फ इतने ही चांसेज है कि उस आदमी की डेथ हो जाए। पीपल लिविंग विद HIV, माल न्यूट्रिशन और डायबिटीज़ हैव ए मच हायर रिस्क, यानी पीपल जो कि HIV के साथ जी रहे हैं, माल न्यूट्रिशन के साथ जी रहे हैं और जिनको डायबिटीज़ हो रखी है या जो तंबाकू का सेवन करते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्क है कि टीबी होने की संभावना है। ठीक है, ये चीज़ देख ली। अब ट्रांसमिशन देख लो, पर्सन से पर्सन ट्रांसमिशन थ्रू एयर के थ्रू हो सकता है, या पीपल जिनके लंग टीबी कब हो सकता है, स्नीज यानी छींक सकता है, या एक मतलब जब आदमी थूक लेता है तो उसके कारण वो हवा के अंदर उसके जो जम्स होते हैं वो हवा के अंदर चले जाते हैं और उस जम्स के थ्रू पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हो सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ये बीमारी फैल सकती है। टीबी आपको पता है कि कितनी बार खांसते हुए खून निकल जाता है, इस टाइप की जो बीमारियाँ होती है वो टीबी के अंदर आती है। तो आज हमने टीबी का क्या क्या टॉपिक बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। आपको इसमें सबसे खास चीज़ एक ही चीज़ याद में रखनी है, वो है इसका बैक्टीरिया क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है, ये चीज़ याद रखनी है। चलो ये टॉपिक बहुत अच्छे से देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इंडिया विल बी द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। अभी ये टॉपिक भी हमको समझना है कि इंडिया होगा लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर, बोला जाएगा इंडिया को। तो कॉटन इन इंडिया, तो कॉटन एक इंपॉर्टेंट फाइबर एंड कैश क्रॉप है। अब इस छोटी सी चीज़ को बहुत अच्छे से समझो कि कॉटन इंडिया के अंदर है, तो अभी क्या मतलब हमको ये समझना है कि तो कॉटन क्या होगा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। आपको बहुत मजा आएगा, ये टॉपिक इतने अच्छे से मैंने डिटेल रूप से कवर कर रखा है ना, आपको बहुत पसंद आने वाला है। सबसे पहले कॉटन इज एन इंपॉर्टेंट फाइबर एंड कैश क्रॉप। कॉटन क्या है, एक इंपॉर्टेंट फाइबर एंड कैश क्रॉप है। ये एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है इन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जो हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर डोमिनेंट रोल कौन निभाता है, कॉटन। ये इंपॉर्टेंट फाइबर और कैश क्रॉप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलो। और इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, किसका, कॉटन का। फर्स्ट नंबर पे किसका है, चाइना का। आप जहाँ देखोगे चाइना का नाम आता है, तो हमको भी कुछ चीज़ें, अगर कोई हमारा एनिमी भी है उससे कुछ अच्छी चीज़ें तो हमको सीखनी चाहिए, ताकि हम हमारे देश को ऐसी ग्रोथ पर पहुंचा सके कि चाइना को भी पछाड़ सकें। यही मेरा अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट रहता है कि चाइना हमसे पीछे रहना चाहिए और हम वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 हो। तो पेस्ट रेसिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन हाइब्रिड हैव कैप्चर्ड द इंडियन मार्केट। अब इस चीज़ को समझो कि एक बीटी कॉटन नाम सुना हो आपने, जो कॉटन का ही टाइप है, जो इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, क्योंकि उसके जीन्स में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। तो उन्होंने इंडिया की मार्केट को कैप्चर कर लिया गया था और 2002 के अंदर बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 95% कॉटन अभी बीटी कॉटन है, मतलब जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड चेंज हो चुके हैं। ठीक है, चलो उसके बाद अच्छा सॉरी 95% का इन द सेंस कि उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया है, मतलब इतना बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया है। प्रोड्यूस करता है 6 मिलियन टन एवरी ईयर। हर साल कॉटन का प्रोडक्शन कितना होता है इंडिया के अंदर, 6 मिलियन टन हर साल प्रोडक्शन होता है, जो कि वर्ल्ड कॉटन का 23% हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। 51% ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया ऑफ वर्ल्ड। और हम जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता है किसका, कॉटन का, उसका 51% वर्ल्ड वाइड जो टोटल प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन, उसका 51% किसके अंदर होता है, इंडिया के अंदर। अब कॉटन को समझ लो कि कॉटन क्या है, तो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, जैसे रबी क्रॉप होती है वैसे जैसे खरीफ क्रॉप होती है। तो खरीफ क्रॉप कौन है, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है। 6 to 8 मंथ टू मेच्योर, इसको 6 से 8 महीने लगते हैं मेच्योर होने में, ये ध्यान में रखना है। ये ड्रोट रेसिस्टेंट क्रॉप है, आइडियल फॉर एरिड क्लाइमेट। आप सोचिए कि अगर सूखा भी पड़ जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, तो कम पानी में भी कॉटन चल जाएगा। टेम्परेचर कितना होता है, बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस, यानी अगर 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है और उससे 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के बीच में कॉटन का मतलब प्रोडक्शन हो सकता है, इतना तापमान चाहिए उसको। रेनफॉल 50 से 100 सेमी की रेनफॉल चाहिए, मतलब ज़्यादा बारिश चाहिए ही नहीं कॉटन को प्रोड्यूस होने में, कम बरसात में ही काम हो जाएगा।
सोइल कौन सी चाहिए, वेल ड्रेन्ड ब्लैक कॉटन सोइल, यानी जो ब्लैक कॉटन सोइल होती है मोस्टली का दक्कन जो पठार है उस वाले एरिया में जो सोइल पाई जाती है उसको वो वाली सोइल इसके अंदर होती है। प्रोड्यूसर कौन है, तो सबसे पहले चाइना, उसके बाद इंडिया और फिर यूएसए। याद रखना है तीनों को, सबसे पहले चाइना, उसके बाद इंडिया और उसके बाद यूएसए, तीनों देश है। तो सबसे नंबर 1 पे प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, सेकंड नंबर पे है इंडिया और थर्ड नंबर पे यूएसए। चलो ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि आपको याद में रखना है। इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जो कि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, तो सबसे पहले गुजरात सबसे बड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 5 स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 4 कल्टिवेटिंग स्पीसीज, यानी जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कॉटन के अंदर ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा 4 कल्टिवेटेड स्पीसीज है। एक तो होता है जाइसोपियम एरोबोरियम, आज मैंने बहुत डिटेल में इसको कवर किया है, प्लीज़ इसको समझिए और अच्छे से समझिए। एक तो होता है मतलब सॉरी गाइसोपियम एरोबोरियम, उसके अलावा जी हर्बेशियम, जी हिरासतम और जी बार्बेडेंस। तो इस तरह के 4 टाइप के कॉटन्स पाए जाते हैं। अब उसके अंदर जो पहले 2 है उसको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी बोला जाता है या एशियाटिक कॉटन भी बोला जाता है, जो कि एशिया के अंदर मोस्टली पाया जाता है। और जो ये 2 लास्ट के हैं उनको न्यू वर्ल्ड कॉटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि न्यू वर्ल्ड की जो कॉटन स्पीसीज है वो ये है। उसके अंदर जो जी हिर्सेटम है वो अमेरिकन कॉटन बोला जाता है और जो जी बार्बेडेंस है वो इजिप्शियन कॉटन, मतलब इजिप्ट का कॉटन उसको बोला जाता है। अब हाइब्रिड कॉटन कौन सा होता है, जेनेटिकली चेंज इन कॉटन, कॉटन के अंदर जो जेनेटिकली चेंज किया जाता है फ्रॉम पोलिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट जेनेटिक मतलब कैरेक्टर्स। अब इस चीज़ को समझो, हाइब्रिड कॉटन कौन कौन सा होगा, ऐसा कॉटन जिसके अंदर 2 टाइप के जेनेटिकली अलग अलग ऑर्गेनिज्म कॉटन पाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उनके पोलिनेशन से जो नया कॉटन प्रोड्यूस होता है, मतलब यानी 2 से ज़्यादा जिसके अंदर जेनेटिकली अलग अलग कॉटन्स हैं, उन दोनों के पोलिनेशन से यानी दोनों के मेल मिलाप से जो नया कॉटन प्रोड्यूस होगा उसको बोला जाता है हाइब्रिड कॉटन। अभी हम नहीं बोलते कि हाइब्रिड पॉलिसी यानी जिसके अंदर 2 पॉलिसी के फीचर हो उसको बोला जाता है हाइब्रिड पॉलिसी। उसी तरह ये हाइब्रिड कॉटन हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है, हमने कॉटन को बहुत अच्छे से समझ लिया कि खरीफ क्रॉप होता है, टेम्परेचर कितना होता है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और रेनफॉल कितनी चाहिए 50 से 100 सेमी, सारी चीज़ें हमने अच्छे से देखी है। अब आप देखो अभी कॉटन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कब मतलब इसकी स्थापना हुई थी 1970 के अंदर हुई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। यानी जो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको कंट्रोल किया जाता है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, 100% चांस है कि कॉटन की स्थापना 1970 में हुई। इसके मिनिस्ट्री कौन सी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बिल्कुल, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा हेडक्वार्टर कहाँ है, बेलापुर, नवी मुंबई के अंदर जो CBD बेलापुर है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। टू अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन, यानी जो प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस होते हैं उनको अंडरटेक करने का काम किसका है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। अब कॉटन रिसर्च को समझो, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च हैज कैंपस इन नागपुर, यानी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च होता है उसका कैंपस होता है कहाँ पे, नागपुर के अंदर, इन महाराष्ट्र स्टेट एंड सिरसा इन हरियाणा स्टेट। अब इस चीज़ को समझो, एक तो होता है हरियाणा स्टेट, एक होता है महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर तो होता है नागपुर, जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जो नागपुर है, और हरियाणा स्टेट में जो सिरसा है वहाँ पर एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च का जो कैंपस है उसकी स्थापना की गई है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम तो है प्राइस सपोर्ट करना, उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाना, कॉटन मतलब कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम है। दोनों चीज़ों को मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ। एक का काम तो है पॉलिसी को बनाना, उससे रिलेटेड प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन को कंट्रोल करना, और उससे रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होते हैं उसका काम किसका है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। लेकिन एक स्पेसिफिकली कॉटन के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गई है जिसका नाम है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। उसकी कैंपस कहाँ है, एक तो नागपुर में है, एक सिरसा के अंदर है, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर। याद रखना ये लोकेट कहाँ है इंस्टीट्यूट, तो मुंबई के अंदर, लेकिन कैंपस कहाँ है, 2 जगह, नागपुर और सिरसा के अंदर। ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। याद रखना है जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होती है उनके द्वारा इनकी स्थापना हुई है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये टॉपिक भी हमने बहुत अच्छे से देख लिया है, बहुत शानदार टॉपिक था, बहुत अच्छे से समझ लिया है। चलो, आफ्टर कोविड ब्रेक सेंटर अप्रूव 4th फेज रोल आउट ऑफ मतलब ज्ञान स्कीम, जो ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क्स है उसके द्वारा जो उसकी स्कीम है उसके लिए भी सेंटर ने अप्रूव कर लिया 4th फेज को, क्योंकि कोविड का टाइम आ गया था तो हमने इन सारी चीज़ों को बंद कर दिया था, लेकिन फिर से इनको एक बार से स्टार्ट कर दिया गया है। अब इसको समझ लेते हैं अपन। सॉरी, हम सब समझते हैं। आज आपको लग रहा होगा यार गलतियाँ हो रही है, गलतियाँ नहीं हो रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है, मतलब थोड़ा मेरा गला एक्चुअली खराब है, तो उससे क्या थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन वाइज इशू हो जाती है, और हल्का सा हेडेक भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इशू आ जाता है कभी कभी। इट मेक्स वासुदेव कुटुंबकम ए रियलिटी, यानी वसुदेव कुटुंबकम ए रियलिटी। अब आप इस चीज़ से समझ लेना, जो ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क्स है उसका नाम क्या है, एकेडमिक नेटवर्क्स पहला तो, और दूसरा लिखा हुआ वसुदेव कुटुंबकम को एक रियलिटी बनाता है। अब इस चीज़ को समझो, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब हो गया पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है, ठीक है। ये चीज़ बता दी आपको कि पूरा वर्ल्ड एक परिवार है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब इस चीज़ को समझना, एक तो पूरा जो हमारा वर्ल्ड एक परिवार है, मैंने इस लाइन को 3 बार बोली, उसका रीज़न आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पर जो ग्लोबल टीचर्स होते हैं उनसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है किसको, स्टूडेंट्स को। बस ये पूरा इसका सार यही है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट इन प्रमोटिंग द हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन को प्रमोट करने का काम है इसका ज्ञान स्कीम का।
विल क्रिएट ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे टू इंटरेक्ट विद फैकल्टी, यानी एक्सपर्ट्स के साथ में इंटरेक्ट करने होंगे। एक्सपर्ट कौन कौन से हो सकते हैं, फॉरेनर्स हो सकते हैं, वर्ल्ड वाइड के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा नॉलेज दी जाएगी, वो भी एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कोर्स एंड प्रोग्राम्स इन द कंट्री, और कंट्री के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स एंड कोर्स प्रोवाइड करने का काम है। फ्री फॉर द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा। ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूट, यानी जो होस्ट इंस्टीट्यूट होता है, जो कि सबसे मेन मतलब होस्ट इंस्टीट्यूट होता है, और विल बी टोट टू अदर्स एट ए वेरी नॉर्मल फीस, यानी एक छोटी सी चीज़ को समझ लो कि या तो ये बिल्कुल फ्री है जो इंस्टीट्यूट होस्ट करता है, जैसे कि अगर आईआईटी मुंबई है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, उन्होंने इसको दूसरे बच्चों के लिए पूरे इंडिया के लिए चालू किया है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फ्री होगा, लेकिन अगर कोई अदर स्टूडेंट होगा तो उनके लिए भी बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर इस तरह के ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपको पता है एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड लेवल पर ये ज्ञान स्कीम के थ्रू क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो एजुकेशन है वो सस्ती हो जाएगी, और अगर एजुकेशन सस्ती होगी तो हमारे इंडिया के अंदर भी हायर एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इंसान ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद एम ऑफ ज्ञान प्रोग्राम, जो ज्ञान प्रोग्राम होता है उसका उद्देश्य क्या है, अट्रैक्ट द मोस्ट टैलेंटेड साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, जो यानी मोस्ट टैलेंटेड जो साइंटिस्ट है और जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको अट्रैक्ट करना और उनकी नॉलेज के थ्रू इंडिया के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देना है, यही ज्ञान स्कीम का उद्देश्य है। और पेस ऑफ क्वालिटी रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है इन एजुकेशन सिस्टम, यानी एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर क्वालिटी रिफॉर्म्स को लेकर आना, ये किसका उद्देश्य है, ज्ञान स्कीम का। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये ज्ञान स्कीम समझा दी है। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। अब समझो इंडिया टी प्रोडक्शन रोज बाई मोर देन 12% इन अक्टूबर, मैं इसको बाद में देखूंगा। इसका रीज़न ये है कि मैंने इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं, तो इसको मैं सोच रहा हूँ आपको कल के न्यूज़पेपर में पढ़ाऊँ, मतलब कल के लेक्चर्स के साथ में ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इसके नोट्स बनाए हैं और आपको बहुत मजा आएगा। बट मैं इसको कल समझाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें मैंने और भी ऐड की है कि भाई जैसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उस तरह टी वाला भी मैंने पूरे से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलो पहले दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है बिहार गवर्नमेंट को कि आप रिमूव करो एनक्रोचमेंट नियर द गंगा, यानी गंगा की आसपास की जो एनक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण कर रखा है या आसपास जो भी लोग रह रहे हैं, अगर क्योंकि वो पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार गवर्नमेंट को कहा कि आप इसको हटाओ। अगर इस तरह वो पोल्यूशन फैलाएंगे तो गंगा नदी का जो पानी है वो बिल्कुल पोल्यूटेड हो जाएगा। तो अभी क्या हमारे लिए क्या न्यूज़ काम की है, अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे एक ही चीज़ लगी, आज यूपीएससी के रिलेवेंट या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दो तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है गंगेटिक डॉल्फिन। क्या नाम है, गंगेटिक डॉल्फिन। इसको क्या बोला जाता है, सुसु भी बोला जाता है, असयू भी बोला जाता है, और इसका नाम क्या है साइंटिफिक नेम, तो प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका गेंगेटिका, याद रखना, प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका गेंगेटिका। ऑफिशियली डिस्कवर किया गया था इन 1801 के अंदर ऑफिशियली इसका डिस्कवरी हुई थी। लिव इन मतलब ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी और कर्णपुली, यानी 4 जो सांगू रिवर सिस्टम है। अब इस चीज़ को समझो, एक तो होता है गंगा, एक होता है ब्रह्मपुत्र और एक मेघना, जो एक ही रिवर है। ये तो आपको पता होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो मेघना बन जाती है। तो गंगेज, ब्रह्मपुत्र, मेघना सिस्टम एंड कर्णपुली और सांगू रिवर सिस्टम, इस टाइप की 2 जो रिवर सिस्टम है जो कहाँ है, एक तो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश, इन तीनों देशों के अंदर फैले हुए हैं। वहाँ पर ये मोस्टली ये जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, इसको फ्रेश वाटर डॉल्फिन भी बोला जाता है। अगर आपको एक रिवर सिस्टम की हेल्थ को चेक करना है और वहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो नदी साफ है, पोल्यूटेड नहीं है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अगर नदी का पानी फ्रेश वाटर से खत्म होता है, पोल्यूटेड होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि ये नदी अब पोल्यूटेड होने लग गई है और गैंगेटिक डॉल्फिन ऑटोमेटिकली कम हो रही है। तो इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी से आप डिसाइड कर सकते हो कि उस रिवर का जो इकोसिस्टम है वो अच्छा है या नहीं है। उसके अलावा ये ब्लाइंड होती है। अब आप सोच रहे हो कि यार इनको दिखता नहीं है तो कैसे मतलब कैसे पता लगाती है कि इनका शिकार कैसे आएगा, तो इनके अंदर से एक अल्ट्रासोनिक साउंड्स मतलब प्रोड्यूस होते हैं। उसका क्या होगा कि वो क्या करेंगे कि जैसे अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करते हैं। आप इस चीज़ को समझना कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस होंगे, वो जैसे किसी फिश से टकराए, छोटी फिश से, वो वापस अल्ट्रासोनिक साउंड वापस से आएंगे टकरा कर, और इस जो हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन है उसके अंदर एक इमेज क्रिएट करने का काम करेंगे। और आप सोचिए जब उसमें इमेज क्रिएट हो जाएगी कि सामने एक छोटी फिश है, तो उस फिश का फ़ायदा लेकर, उस फिश को खाकर, फ़ायदा लेने का मतलब उस फिश को खाकर ये अपनी भूख को मिटाती है। इसको सुसु भी बोला जाता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये 80% फाउंड होती है। तो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर इसकी पॉपुलेशन कितनी है, 80%। टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 80% तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है। सॉरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इंडिया के अंदर इसकी 80% पॉपुलेशन पाई जाती है। तो इतनी इसके पॉपुलेशन इंडिया में है। तो हमने इसको समझ लिया। ये मैंने ये भी दिखा दिया कि रिवर सिस्टम का है, मतलब रिलायबल इंडिकेटर है। कंसर्न क्या है तो पोल्यूशन। हाँ, और एक खास चीज़ और समझ लो साथ के साथ, IUCN का स्टेटस क्या है तो एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है ये मतलब एक तरह से रिस्की कैटेगरी में चल रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 बोलता है कि शेड्यूल 1, और साइट्स बोलता है अपेंडिक्स 1। तो साइट्स का मतलब हो गया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर भी इसका, इंटरनेशनल ट्रेड पर भी प्रॉपर्ली इसका बैन लगा हुआ है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 बोलता है कि शेड्यूल 1 के अंदर कवर है। तो इसकी जो मतलब हंटिंग होती है उस पर भी लीगल तरीके से बैन लगा रखा है कि भाई आपको इसकी हंटिंग नहीं करनी है। तो तीनों चीज़ें देख ली, एंडेंजर्ड कैटेगरी, शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1। तो हमने गैंगेटिक डॉल्फिन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। टी सेक्टर का जो है मैंने उसके प्रॉपर नोट्स तो बना दिए, बट कुछ चीज़ें मुझे और अच्छी लगी इसलिए मैंने कहा कि इसको कल समझाऊंगा, वो मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता मेरी है। चलो, और उसके अलावा क्या है, हमने ज्ञान स्कीम को बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझा है। उसका नाम वापस से एक बार फुल फॉर्म याद रख लेना,
छोटे एग्जाम्स में आ सकता है ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क्स, ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क्स बोला जाता है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। कॉटन रिसर्च को समझ लिया, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, एंड इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर। एंड एक कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। 1970 में स्थापना हुई, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसको समझ लिया। कॉटन के अंदर 4 स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, काइसोपियम एर्बोरियम, उसके अलावा जी हर्बिशियम, जी हिरास्टम और जी बर्बेडेंस। तो ये टॉपिक भी सबसे अच्छे से देख लिया है। और क्या समझा है साथ के साथ, एक ट्यूबरकुलोसिस देख लिया है, उसके बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी 2 टाइप से मतलब उसके अंदर होते हैं। एंड बीसीजी वैक्सीन को समझ लिया है, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिलस स्केलमेटेग्यूरियन, याद रखना बेसिलस स्केलमेटेग्यूरियन। एंड उसके बाद हमने मलेरिया को बहुत अच्छे से समझा है। उसके अंदर 4 टाइप के प्लाज्मोडियम वायरस होते हैं, एक तो पी विवेक्स, पी ओवल, पी मलेरिया और पी फॉल्सीपेरम। ये सब प्लाज्मोडियम जो इंसेक्ट पैरासाइट्स होते हैं उसके टाइप्स है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैंने ये सारी चीज़ों को इसलिए रिवाइज करता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपको इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि यूपीएससी में काम की आ सकती है उसको हम पढ़ लें। उसके अलावा एक वाइट लंग सिंड्रोम, एक तो होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, प्लूमेट्री, एल्यूवियर माइक्रोलिथियसिस और सिलिकोसिस, ये तीनों चीज़ें भी देख ली है। साथ के साथ हमने और क्या चीज़ें देखी हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को देख लिया है, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985, पब्लिक लाइबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1991, और ये सब चीज़ें आई थी सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। और ये कब आई थी, ये सब भोपाल गैस ट्रेजेडी के आज आई थी, उसके बाद आई थी। और उसके अंदर गैस का नाम क्या था, मिथाइलोसाइनाइड गैस, मिथाइलोसाइनाइड गैस उसका नाम था। और ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है। तो ये टॉपिक हमने बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से हमने सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। अगर मेरे लेक्चर्स में आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसमें 100% इंप्रूव करेंगे, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा लर्नर हूँ। टीचर के साथ मैं एक गुड लर्नर भी हूँ। और प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। प्लीज़, थैंक यू सो मच, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। और जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।